वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला आज सबसे बड़े विवाद में फंसी हुई है। सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है और सवाल उठ रहा है कि क्या अरावली पर्वतमाला को बचाया जा रहा है या उसके नाम पर अवैध खनन को खुली छूट दी जा रही है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यहाँ हर दावा तथ्यों के साथ समझाया जाएगा। मेरा नाम है विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल। साथियों, पहले मैं अरावली पर्वतमाला को मैप पर दिखाता हूं, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर जो आपको ये फोटो दिखाई दे रहा है, ये अरावली पर्वतमाला का ही एक पहाड़ है जिसका फोटो लिया गया है। इसको अगर हम अगले पेज पर देख रहे हैं तो मैंने मैप पर पूरा समझाया हुआ है। देखिए जरा, ये मैप है, भारत का नक्शा है। इसमें जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है राजस्थान में जो थार डेजर्ट है उसके नीचे आपको एक लाइन दिख रही है, ये अरावली पर्वतमाला है। दोस्तों, इसको हम दूसरे मैप पर देखते हैं जो कि मैप राज्यों के साथ लगा हुआ है। इसको अगर यहां देखें तो ये अरावली पर्वतमाला आपको इस तरह से दिखाई देगी। इस अरावली पर्वतमाला की कुछ इतिहास को समझते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं कि ये कितना पुराना अरावली पर्वतमाला है, तो इसकी जो उम्र है करीब 200 करोड़ वर्ष है। यानी सबसे पुराना इसलिए है क्योंकि इसकी उम्र करीब 200 करोड़ वर्ष है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। साथियों, इतना क्षेत्रफल आप मान के चलिएगा, करीब करीब जो उड़ीसा राज्य है उसका क्षेत्रफल इतना ही है जितना अरावली पर्वतमाला का है। कौन कौन से राज्यों से होकर के ये गुजरता है, तो राजस्थान के अलावा गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, इन राज्यों में इसका अस्तित्व है साथियों। लेकिन बात करते हैं कि दोस्तों अरावली पर्वतमाला क्यों जरूरी है, ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं। मैंने ये बताया कि अरावली पर्वतमाला है, लेकिन साथियों इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझिए कि अरावली पर्वतमाला के ऊपर एक डेजर्ट है जिसका नाम है थार, यानी थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल क्या है एक्चुअली? थार मरुस्थल हम कह सकते हैं रेत ही रेत है। वहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं होता है, हरियाली नहीं है, ना कुछ खेती हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं हो सकती, टोटली रेत ही रेत है वहां पर। तो दोस्तों अब सोच कर देखिए कि अगर ये पर्वतमाला नहीं होती तो क्या ये रेत उड़ करके इधर नहीं आ जाता? क्या यहाँ के क्षेत्र को ये इफेक्ट नहीं करता? बिल्कुल करता, डेफिनेटली। तो ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने का काम भी करता है। तो सबसे पहला तो यही है। दूसरा, जो भूजल स्तर होता है उसको बढ़ाने में ये मदद करता है साथियों। इसके अलावा जो बारिश और जलवायु है उसको संतुलन करने में भी मदद करता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि वहां के वन्य जीव हैं, उनका ये प्राकृतिक घर है। कौन? अरावली पर्वतमाला। अब सोचिए अगर ये अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो वो जीव जानवर कहां जाते जो यहां पर रह रहे हैं? ये सीधा सीधा आते अपने शहरों की तरफ, जैसे दिल्ली। इसके अलावा जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, दिल्ली एनसीआर, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता वो कौन से राज्यों को या कौन सी जगह को होता? तो दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र को नुकसान होगा। राजस्थान को तो होगा ही होगा, लेकिन इसके पड़ोसी जो राज्य हैं उनको भी भरमार तरीके से जो है नुकसान होगा दोस्तों, अगर ये नहीं रहेगा तो। लेकिन यहां पर पॉइंट ये है कि इस विवाद की शुरुआत, ये विवाद शुरू कैसे हुआ, असल समस्या क्या थी, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली मैंने बताया कि अरावली जो है वो 4 राज्यों में फैला हुआ है। चारों राज्यों के जो खनन कानून है वो अलग अलग थे। अगर अवैध जो खनन खनन कह रहा हूं मैं, अवैध खनन नहीं, जो खनन है उसके कानून अलग अलग हैं। तो इससे हुआ नुकसान। क्या नुकसान हुआ? नियमों में भ्रम हुआ कि भैया राजस्थान का तो अलग है कुछ कानून, उसके बाद में गुजरात का अलग कानून है, तो अपने अपने कानून को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ राजस्थान वाले जिनको छूट मिली है वो गुजरात में चले गए, गुजरात वाले इसमें आ गए, तो अवैध खनन चल रहा था। इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान हुआ। इसी वजह से यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो क्या हुआ? यहां इसके लिए बनाई गई एक विशेष समिति। विशेष समिति का काम क्या था? इसमें शामिल थे पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ, और इनका उद्देश्य था कि पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक समान और वैज्ञानिक नियम बनाया जाए जिससे कि अरावली पर्वतमाला को कोई नुकसान न हो। सरकार भी ये जानती है, सुप्रीम कोर्ट भी ये जानता है कि अरावली पर्वतमाला नहीं होगी तो भारत को भारी नुकसान हो सकता है। तो इस पूरी कमेटी की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर फॉर्मूला को मंजूर कर दिया। ये क्या था? इस नियम को समझिए। यहां पे 2 नियम लाए गए थे। पहला नियम समझो आप। अब क्या कर दिया इस नियम के तहत कि अब केवल 100 मीटर या उससे ऊंचे पहाड़ अरावली माने जाएंगे। यानी अगर कोई 100 मीटर से नीचा पहाड़ है तो उसको अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यानी उसके साथ खनन कर सकते हो, उसको आप तोड़ फोड़ सकते हो। तो ये सिस्टम था पहला।
पर इस खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा साथियों। अब मैं आगे दूसरा बताता हूं आपको, दूसरा क्या पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर दो पहाड़ हैं, मान के चलिए एक पहाड़ ये है, दूसरा पहाड़ ये है, और दोनों की ऊंचाई 100 मीटर है, दोनों की पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है या उससे ऊंचे हैं, और दोनों पहाड़ों के बीच में जो गैप है वो 500 मीटर से कम है। कितना? 500 मीटर से कम है। तो ये पूरे तरीके से अरावली माना जाए और वहां खनन नहीं होगा। अगर इससे अलग है तो वहां पर खनन हो सकता है। तो अब सरकार का दावा क्या है? तो सरकार का कहना यह है कि अरावली का जो 90% हिस्सा है वो इससे सुरक्षित रहेगा और सिर्फ 0.19% क्षेत्र पर जो है वो खनन किया जाएगा। यानी अगर इसे वर्ग किलोमीटर में देखें तो लगभग 278 वर्ग किलोमीटर पर ही खनन जो है वो किया जाएगा। यानी कि अरावली सेफ है, यानी संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन फिर यहां पर विवाद क्यों बन जाता है साथियों? तो इस विरोध को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। विरोध वालों का कहना यह है कि अरावली के जो ज्यादातर पहाड़ हैं वो 100 मीटर से कम ऊंचाई के हैं। अगर ऐसा है तो साथियों आप सोच सकते हैं कि फिर अरावली को नुकसान है, क्योंकि सरकार का कहना यह है कि जो पहाड़ 100 मीटर से ऊंचा होगा वही अरावली का माना जाएगा। लेकिन यहां विरोध क्या कर रहे हैं कि भाई अरावली के जो ज्यादातर पहाड़ है ना वो 100 मीटर से कम है, तो इसका मतलब है अब अरावली को नुकसान है। तो इससे छोटे पहाड़ खनन के लिए खुल सकते हैं। उनका डर है कि भाई इससे अरावली को दीर्घकालीन नुकसान हो सकता है। अब सरकार का जवाब आया। सरकार का जवाब क्या था? अब समझिए सरकार का जवाब क्या था साथियों। तो सरकार का कहना यह है कि राजस्थान में 100 मीटर नियम 2006 में ही लागू कर दिया गया था। अरावली का 80% हिस्सा जो है वो राजस्थान में है, इसलिए यह एक वैज्ञानिक मॉडल है, बाकी राज्यों में लागू किया गया है। यानी ये पहले से 2006 में लागू कर दिया था, अभी ये लागू नहीं किया गया है। लेकिन अब मौजूदा स्थिति को समझते हैं। मौजूदा स्थिति क्या है साथियों? अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि नई माइनिंग लीज को रोक लगा दी है, यानी कि नया कोई खनन नहीं किया जाएगा जब तक कोई नई नीति नहीं बनती है। कोई लाइसेंस किसी को नहीं दिया जाएगा और ना ही मेरे भाई पुराने लाइसेंस पर भी जो है सख्त निगरानी की जाएगी। विकास जरूरी है लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह उत्तर भारत का सुरक्षा कवच है। नए नियमों का मकसद खनन को रोकना नहीं है, बल्कि उसे नियंत्रित और वैज्ञानिक बनाना है। अब असली सवाल क्या है? असली सवाल यह है कि क्या यह नियम जमीन पर सही से लागू होगा? क्योंकि अगर अरावली बचेगी तो पानी, हवा और भविष्य बचेगा, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। साथियों ये पूरी कहानी थी, मैंने आपको समझाई। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।